बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान की इमदाद से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई है, जिसे पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की कामयाबी करार दिया गया है। गुज़श्ता दिनों ही OIC का एक हंगामी इजलास भी हुआ। OIC के वज़रा ख़ारिजा पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अहम इजलास इसलिए मुनक़िद किया गया था ताकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सके, और इसमें यकीनन पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की कामयाबी थी। और आज जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई है, इसके बाद से उम्मीद की जा सकती है कि अफ़गानिस्तान में जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी बार बार फरमा रहे हैं और दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान की इमदाद के लिए आगे आएँ। असल में मसला ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को जब शिकस्त फाश हुई है तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने तमाम के तमाम असासे मुंजमद कर दिए थे अफ़गानिस्तान के, और तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी भी ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क और ना ही किसी गैर मुस्लिम मुल्क की जानिब से तस्लीम किया गया है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा बदतरीन मुआशी सूरत हाल और मुआशी इनताद पजीरी का शिकार होता जा रहा है। और वहाँ के अवाम के पास खाने के लिए ना पहनने के लिए ना रोटी है, ना ही कपड़ा है, और ना ही दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उनके पास अशिया है, और बहुत ही कसम पुरसी का मामला है वहाँ पर। आज जो करारदाद मंजूर हुई है ये कितनी अहमियत की हामिल होगी, और पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं वो किस कदर बाराबर साबित होने जा रही हैं। अफगानिस्तान के आवाम के लिए हालात क्या इससे बेहतर हो जाएंगे, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। शरीके गुफ्तगू हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दिफाई तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब, जो इंट्रो में मैंने बताया कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उससे पहले OIC के हवाले से पाकिस्तान की काविशें, कुछ इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ये कितनी सूदमंद होने जा रही है अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके हल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो यकीनन पाकिस्तान का एक अहम तरीन किरदार है और ये इनिशिएटिव लिया गया, और फिर जिस तरह से आलम इस्लाम के दीगर ममालिक जो है उसमें शरीक हुए, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर अहम बात यह भी थी कि इसके अंदर जर्मनी, इटली और खुद अमेरिका एक बड़ी तादाद के अंदर शरीक थे। और इससे पहले जो है वो 4 रुकनी जो सेनेटर्स का वफ्द था वो हमारे सिपहसालार साहब से भी मिल के गया, और पाकिस्तान के दीगर अहम लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद जो है वो फिर आपने देखा कि US सेनेटर्स ने बाकायदा एक जो बाइडेन को खत लिखा और उसके अंदर कहा कि जनाब इंसानी हकूक जो है वो बुरी तरीके से पामाल हो रहे हैं और वहाँ लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक जानी अलमिया वहाँ जो है वो जन्म ले ले, तो इसको रोकना चाहिए है। उसके ऊपर फिर यहाँ उससे अगले दिन OIC का इजलास हो गया। OIC के इजलास के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, जिसमें सबसे कलीदी जो मामला था जो कि एजेंडे में था, क्योंकि बाकी तो साइड लाइन्स में गुफ्तगू होती है, लेकिन जो एजेंडे का हिस्सा था वो अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके मदद के हवाले से था ये। और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब ने एक अरब रियासत उसकी रकम जो है वो भी उनके अभी दी, लेकिन अभी तक जो मेरी इतलात कल रात तक की हैं उसमें वो फंड मौजूद नहीं है, अभी तक वो फंड आया नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले तो वो अगर कोई $1 भी देता था तो वो उसको तालिबान हुकूमत की हमायत के अंदर वो कहते थे कि जनाब ये दहशतगर्द मुल्क हैं, या उनको दहशतगर्दी के जरिए जोड़ा जाता था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह से मगरिब के अंदर एक चेंज ऑफ हार्ट आया है इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर, जहां उन्होंने अपने नायब सफीर जो है वो तो वहां लगा दिए हैं और उनको सफीर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वो एक किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन का भी जो वहाँ मंदुबीन है वो बेसिकली तो एम्बेसडर लेवल का आदमी है, लेकिन उसको नायब एम्बेसडर जो है वो कहा जा रहा है। अब इसमें जो वहाँ एक ज़ाहिर है मौसम सरमा अपनी शिद्दत के ऊपर है और बर्फबारी हो गई है कई जगहों के ऊपर, और अब वहाँ जो अद्वियात हैं उनकी भी मुश्किलात हैं, जो ज़रूरियात अशियाए खुर्दोनोश हैं
ان की भी जो है वो बहुत महदूद अब्दुल्ला हालात हमीद हैं। साहब कतई कलामी होगी, लेकिन सवाल ये पूछना बनता है कि सऊदी अरब की जानिब से जो 1 अरब रियाल के हवाले से ऐलान किया गया था अफगानिस्तान की इमदाद के सिलसिले में, उस तक अमरीका से मंजूरी नहीं मिली है, इस वजह से वो फंड रिलीज नहीं हो सके? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने तो ये रिलीज किया, और देखिए ना दीगर ममालिक भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है, खुद जर्मनी कह रहा है इस मामले के ऊपर, लेकिन जब तक कि अमेरिका आपको वो वरना तो FATF की तलवार लटक जाएगी, आपके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल जो है वो लगा दिया जाएगा, आपको जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर आपको जो है वो डाल दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे इस OIC कॉन्फ्रेंस के हक में था। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, लेकिन वहां क्योंकि 2 किस्म की अप्रोच है, एक हॉक की है, एक डव है। वो जो डविश अप्रोच थी वो कुछ और कहती है, जो हॉक्स हैं वो कुछ और कहते हैं। जो डविश थे उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका की नाक तो कट चुकी है अफगानिस्तान में, बेहतर यह है कि इस खित्ते को चीन के लिए खाली न छोड़ा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन अपना असर और रसूख दिखा दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि चीनी जो सिफारतकार हैं उनसे बड़ी हाई लेवल गुफ्तगू हुई है, और उसके अंदर यही बात मैंने उनको कही कि आपने ताखीर की। 3 महीने पहले लोग, पूरी दुनिया जो थी वो मुंतज़िर थी कि शायद चीन जो है वो तस्लीम कर लेगा और उसके साथ जो है हाथी के पाँव में शब का पाँव आ जाएगा। इसी तरीके से OIC की कॉन्फ्रेंस भी अगर आप करें कि अमेरिका ने OIC कॉन्फ्रेंस को ये तो इख्तियार जरूर दिया कि OIC के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत हो और तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठ करें। आपको मालूम है, इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल आज़ारी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो अमेरिका की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते, जिनके खुद आर्मी चीफ जो है वो ये कह चुके हैं उन ममालिक कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एजेंडे को फुलफिल करना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो वो लोग जो है वो जब यहाँ आते हैं, बात करते हैं, तो अफगानिस्तान को तस्लीम करने की बात नहीं की जाती, लेकिन अफगानिस्तान की मदद करने की बात की जाती है। ये भी बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला हमीद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन OIC से हमें तवक्कुआत थी कि बड़ा अहम इजलास है, वहाँ पर कुछ ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान ही अगर ये ऐलान कर देता कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, तो शायद जो है वो बारिश का पहला कतरा समझकर बाकी कतरे भी जो है वो गिरना शुरू हो जाते इस सिलसिले में और बारिश बरसना शुरू हो जाती। लेकिन हमने पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इस तरह की इंदिया सुना ही नहीं, ना ही कोई इशारा मिला। जी देखिए ना, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके अंदर पीछे कौन थे, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंसानी जानी अलमिया इतना बड़ा है और इससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत को तस्लीम किया गया, जो 20 लाख से भी कम वोट जिन्होंने हासिल किए उन्होंने तस्लीम कर लिया गया, और वो लोग जो तकरीबन 90% अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस टाइम पे, मासवाए छोटे मोटे कोई जो ज़ाहिर है वो तो हर दुनिया में इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब पूरा अफगानिस्तान फतह हुआ तो हमने देखा गोली नहीं चली, बहुत ही कम जगह पे। इसका मतलब है कि अवामी जो राय थी वो तालिबान के हक में थी। अब जो तालिबान वहाँ 90% जो है उनकी वो एक दिल के अंदर लोगों की जगह मौजूद है, उसको वो आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला मित्तल साहब, जो एग्रीमेंट वाला तालिबान और अमेरिका का, क्या उसमें ये शराइत शामिल नहीं थी कि फंड्स नहीं रोके जाएंगे, या अमेरिका ने इस मामले पर भी धोखा किया है तालिबान की हुकूमत के साथ कि जब तालिबान हुकूमत में आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम मुआशी तौर पर तुमसे इंतकाम लेंगे? देखिए बिल्कुल, आप अमेरिका का नाम दूसरा धोखा है वो एक देता है, और यही अंकल सैम का किरदार रहा है। अब मसला यह है कि जब दोहा मुज़ाकरात हुए थे तो सबसे पहले दुनिया में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। उन्होंने दस्तखत किए, पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने जो है वो वहां एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट उनकी बनने की इजाजत दी, जिसको अब कहा जा रहा है कि मशरूत हुकूमत बनाई जाए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। भाई नहीं बनेगी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, अगर बननी होती तो ये दोहा के ऊपर जो है आपने अशरफ गनी को वहां बैठे होता देख लेते, लेकिन अशरफ गनी वहां नहीं बैठा था। और किसने नहीं बिठाया था? अमेरिका ने नहीं बिठाया था। अशरफ गनी साहब तो हेलीकॉप्टर भर भर के जितने भी डॉलर्स थे अफगानिस्तान की अमाउंट थी वहां पर पड़ी, वो सारे लेकर बाहर भाग गए थे। जी बिल्कुल, और वो ना सिर्फ डॉलर लेके भाग गए, और ये रिपोर्ट किसने किया? ये भी मगरिब ने किया, रूस ने ये रिपोर्ट किया कि ये हेलीकॉप्टरों में डॉलर लेके भागे। ये तालिबान ने तो रिपोर्ट ही नहीं किया। आपने देखा कि तालिबान तो बड़े इज्जत से उनको जो है सरकारी महल से जो है वो लेके गए। तो मकसद ये है कि ये हो, इसका मतलब है
सारा का सारा एक ऐसा खेल है जिसके अंदर कभी जो अमेरिका के अंदर जो एक सोच है जो ये कहती है कि जी तालिबान को तस्लीम कर लिया जाए, दूसरी सोच ये कहती है कि जी वो चीन के लिए जगह खाली ना छोड़ी जाए, वस्ती एशिया पूरा उनके हाथ में अच्छा चला अब्दुल्ला जाएगा। बिल्कुल साहब, यहाँ पर ये सवाल जन्म लेता है कि ठीक है मुसलमान ममालिक तो अमेरिका के ज़ेर असर हैं और जब तक अमेरिका जो कि बॉस की हैसियत इख्तियार कर चुका है वो ओके नहीं करेगा, पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जो है वो इमदाद के लिए या तस्लीम करने नहीं जाएंगे। लेकिन रूस हो गया, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैंने यही बात की ज़मीर काबुलॉव साहब से जो कि स्पेशल नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे खसूसी हैं अफगानिस्तान के ऊपर रूस के, और एक बहुत ही जहांदीदा और मादी के जो KGB के एक ऑपरेटर रहे हैं जी। उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी पहले रूस जो है, आपको याद होगा कि दूसरे ही दिन यानी कि 16 अगस्त को जो है वो रूसी नुमाइंदगान वहां पहुंच चुके थे, और इसी तरह उनके एलेक्सी डेडोव और दीगर लोग जो थे वो वहां मौजूद थे। लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो चीन ने, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार हुआ अपनी पॉलिसी की वजह से, जो भी उनकी वजूहात है, नतीजा ये निकला कि रूस ने भी अपना हाथ खींच लिया। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान ये सोच रहा था, क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है तस्लीम करेगा, और चीन पाकिस्तान तस्लीम करता, चीन तस्लीम करता, चीन तस्लीम करता, रूस तस्लीम करता और दीगर जो है ममालिक कर लेते। लेकिन अब जो है वो आपने देखा कि एक तरफ तो अमेरिका ने ये काम OIC के इजलास को होने दिया, वरना तो रखना डालते, दूसरी तरफ उन्होंने जो शरारत की वो भारत के अंदर इजलास करवा दिया। यानी कि सेंट्रल एशियन ममालिक के वो लोग जिनके नायबीन पाकिस्तान में मौजूद थे और दीगर लोग जो थे वो वहां, और जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं वो भारत में मौजूद थे, जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं वो भारत में बैठ। भाई कमाल ये है कि भारत की तो सरहद ही नहीं मिलती है अफगानिस्तान से, आप भारत वहां क्या कर रहे हैं? भारत वहां सिवाय शर के और कुछ नहीं कर रहा। देखिए, अगर हम आज भी नहीं समझेंगे और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी जो है अमेरिका की पॉलिसी से हट के नहीं बनाएगा, हम कहते तो हैं कि हम एब्सोल्युटली नॉट हैं, लेकिन लगता ये नहीं है, लगता इसके बरक्स है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने एक दफा गंदा किरदार जो है वो देख लिया है अमेरिका का। अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। अमेरिका ने इसके बदले में आपके जो कोएलिशन सपोर्ट फंड के पैसे थे वो अभी तक अदा नहीं किए। अमेरिका ने आपको 26 शराइत FATF की मानने के बाद, एक सिर्फ शर्त जो 27 में से 26 मानने के बाद FATF में रखा हुआ है ग्रे लिस्ट में, जबकि उसके बरक्स जो है वो आपके जिन्होंने 50% जो है वो शराइत मानी थी उन लोगों को उठा के व्हाइट लिस्ट में डाल दिया। अच्छा अब्दुल्ला अमीन साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बहुत भगने बजाई जा रही हैं, OIC कॉन्फ्रेंस यकीनन यहाँ पर होना खुशाइंद है, लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं तो इससे तो ये तासुर बढ़ता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो भी अमेरिका के ताबे है, और कोई एब्सोल्युटली नोट वाला जो मामला था वो सिर्फ बयान की हद तक ही था, अमली तौर पर जो है वो हम आज भी जहनी तौर पर और अमली तौर पर अमेरिका के गुलाम है। मेरे ख्याल में दूसरी राय नहीं है, ये आप देख लें। अगर ना होता, मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा। ये जो OIC का इजलास है, क्या अफगानिस्तान में, मैं मानता हूं अफगानिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया है, क्या कश्मीर से बड़ा अलमिया है? क्या कश्मीर का कर्फ्यू खत्म हो गया? क्या कश्मीर में जिस तरह से कत्ल गारत जारी है, एक रियासती दहशतगर्दी वहां जारी है, यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स उसके ऊपर मौजूद हैं कि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तो क्या आप मुझे बताएं, क्या कश्मीर के ऊपर OIC का इजलास हुआ? क्या एक लफ्ज भी नहीं बोला गया और मुश्तरका एलामिया में भी एक जुमला नहीं था। इस पर फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से था, कश्मीर के हवाले से अलग से इजलास बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि कश्मीर का क्यों नहीं एजेंडे में रखा? अगर पाकिस्तान में हो रहा था, 41 साल के बाद एक इजलास पाकिस्तान में खुश नसीबी से हो ही रहा था, तो फिर कश्मीर का क्यों नहीं? इसका मतलब है कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि इसके पीछे आशीर्वाद थी, इस OIC के इजलास के पीछे अमेरिका की आशीर्वाद थी, वरना कोई माई का लाल ऐलान करके दिखाए कि हम जो है वो इतने पैसे जो है वो अफगानिस्तान के अंदर देने के लिए तैयार है, कोई करके दिखाए, मैं मानता हूँ। लेकिन अब बात हकीकत यह है कि कश्मीर में तो इससे बड़ा अलमिया है। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है। मैं मानता हूं कि वहां बहुत जुल्म हो रहा है, वहां बहुत इंसान जो है वो भूख और अफलास की वजह से तकलीफ में है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी पहले कश्मीर बनती है? क्या हमें कश्मीर को नहीं देखना चाहिए? क्या हमें जो है वो वहां के कर्फ्यू के मुतालिक एक लफ्ज, जब पाकिस्तान में ये बात हो रही थी तो इसमें एजेंडे में कश्मीर का लफ्ज क्यों नहीं शामिल हुआ? इसका मतलब है कि आप OIC जो है
وہ آپ کے ساتھ کشمیر پہ نہیں کھڑی ہوئی. اچھا عبداللہ، بعد جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں گیا کہ ٹھیک ہے امدادی اشیاء جو ہیں وہ آپ لے جا سکتے ہیں، مختلف ممالک افغانستان بھیج سکتے ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ کا بھی بیان آیا کہ ہماری کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے. کس حد تک کامیاب سفارتکاری ہے ہماری، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے تو افغان عوام کی صورتحال آپ کچھ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک کامیاب سفارتکاری ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے انیشیٹو لیا، پاکستان نے یہ باتیں کہیں، اور دنیا کے اندر یہ جو ہے وہ ہم نے اپنا وائس جو تھی وہ ریز کی کہ جناب اگر انسانی المیہ وہاں جنم لیتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، ماں سوائے پاکستان کے اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ باقی نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان کی تو شکلیں ہی نہیں ملتی ہیں افغانیوں سے. ہماری تو وہ ایک جیسے لگتے ہیں. یہاں ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے 60 ہزار بندہ جو ہے پر ڈے پاکستان میں مزدوری کرنے آ رہا تھا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حقیقت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور ابھی بھی عبداللہ میدگل صاحب پاکستان کے اندر بازاروں میں دیکھیں بہت بڑی تعداد میں افغان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. جی بالکل پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب لوگ اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کامیاب سفارتکاری آپ کی کشمیر پہ کیوں نہیں ہے، آپ کی کامیاب سفارتکاری FATF پہ کیوں نہیں ہے، آپ کی کامیاب سفارتکاری امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اندر کیوں نہیں ہے. دوحہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، مجھے بتائیں پاکستان کیوں نہیں موجود تھا اس میں؟ سیدھی سی بات ہے. مطلب پاکستان وہ دکھ سہیں بھی فاختہ اور کبے انڈے کھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب شیرہ باندھنے کا ٹائم آتا ہے ہم پھر امریکہ کی پالیسی جو ہے اس کو لے کے جو ہے وہ اچھا عبداللہ میدگل صاحب، اگر ہم طالبان حکومت کے حوالے سے بات کر لیں، جو اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری جو فریز کیے ہوئی رقم ہے، جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں تاکہ بینکنگ سسٹم بہتر ہو سکے، کچھ معیشت بہتر ہو سکے، ان کی آواز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ OIC میں صحیح طرح سے سنی گئی، ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ کیا گیا اسلامی ممالک کی جانب سے، یا پھر ان کو ایک کارنر کر کے یہ OIC کی کانفرنس بھی کی گئی، اور ان کی جو ابھی تک کارکردگی ہے اس پر بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا؟ دیکھیں، جہاں تک کارکردگی ہے وہ میرے خیال میں تو اس کے اوپر بوسنا صرف ایک وہ تمسخر اڑانے والی بات ہے. باقی یہ ہے کہ ان کی کوئی وائس نہیں سنی گئی. ان کو ایک سائڈ پہ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس خطے میں دوبارہ انٹری کا موقع دیا جائے. اب وہ دوست بن کے افغانستان میں آئے تاکہ وہ چین کا کردار کمزور کر سکے، تاکہ وہ پاکستان کے سر پر یہاں بیٹھ کے ڈنڈا بجائے، اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کے اوپر ان کی جو نگاہیں ہیں وہ جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اندر مہنگائی کو اس لیول کے اوپر لے کے جایا جائے کہ لوگ کہیں کہ جی روٹی اچھی ہے یا نیوکلیئر بم اچھا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھایا نہیں گیا، اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ خریدار بن گیا. اس ٹائم پہ جو S-500 میسائل کا لیے انہوں نے بھارت کے اوپر زور لگا لیا. انہوں نے کہا جناب بھارت کے لیے امریکہ، ایک طرف امریکہ بھارت کو سب سے زیادہ فیور کر رہا ہے، 68 دفاعی معاہدات ان کے ساتھ کر چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ S-400 میسائل کے لیے وہ رشیا سے S-500 کے لیے وہ خرید رہے ہیں. اور وہ رشیا کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ نہ لیں. انہوں نے کہا جاؤ جہنم میں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو رشیا سے خریدیں گے اور کیش پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی 70 سال سے جو پالیسی تھی ڈیفنس پالیسی، وہ بھارت جو ہے وہ اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہماری دفاعی کیپیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ S-500 میسائل جو ہے یہ ایک وقت میں کئی جو ہے ٹارگٹس کو جو ہے تقریباً عبداللہ میدگل صاحب، گزشتہ روز ہم نے بھی میزائل ٹیسٹ کیا ہے بابر کا، اور کامیاب ٹیسٹ ہوا ہے الحمدللہ. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو بھارت کی تیاریاں اس کے مقابلے میں ہماری تیاریاں بھی تو جاری ہیں، مسلح افواج جو ہیں وہ چوکس ہیں، تیار ہیں ہر وقت. جی چوکس تو ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ کے پاس، آپ مجھ سے ٹی وی پہ انٹرویو کر رہے ہیں، تھرو ٹیلی فون کر رہے ہیں، اگر میرے پاس ٹیلی فون ہی نہ ہو تو آپ میرا انٹرویو کیسے کریں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے، میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 13% ہے. 13% کے حساب سے 3 سال میں اگر ڈیفنس بجٹ نہیں بڑھا تو 39% ڈیکریز ہو گیا ڈیفنس بجٹ. خدا را آنکھیں کھولیں، 39%، جبکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ کا خریدار بن گیا.
लेकिन ये कैसे होगा? हम तो IMF के चुंगल में फंस चुके हैं और IMF जो है वो यहूदियों का इदारा है और आप समझते हैं कि यहूदी जो है वो जिस तरह से हमारी आर्म ट्रस्टिंग कर रहे हैं, हम तो एक चुंगल में फंस चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी फरमाते थे कि हमें IMF नहीं जाना, और लेकिन वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब इनकार फरमाते थे। देखिए IMF में जो हम, अब ये कोई बात ऐसी तो नहीं है जो वजीर आजम साहब को बताई जाए, वो तो खुद कहते थे कि IMF कौन है, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि IMF कौन है। लेकिन IMF के चुंगल में फंस के, अभी जो आपको पता है IMF की शराइत क्या है, आप ये देख लें कि एक न्यूक्लियर फौज का सरबरा, एक न्यूक्लियर मुल्क का सदर, एक न्यूक्लियर मुल्क का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर मुल्क का चीफ जस्टिस आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के नीचे आता है, लेकिन नहीं आता तो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं आता। कमाल नहीं हो गया? ये बहुत बड़ी साजिश इसे हम करार दे सकते हैं। अब्दुल्ला मिदगल साहब, यकीनन आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब को जो है वो कंट्रोल में ले लिया गया है यहूदियों की जानिब से। और देखें IMF ने, मेरी इतलात हैं और मेरी इतलात अमूमन गलत नहीं हुआ करती, बल्कि मुझे याद नहीं है कि कहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो दुबई के अंदर जब मुज़ाकरात हुए हैं, जिसकी नतीजे के अंदर अभी जो रिलीज हुआ है आज फंड, आप को मैं बता रहा हूं, आज मैं कौम को बताना चाहता हूं कि उसमें बाकायदा आखिरी दिन ये शर्त का कहा गया, हिनक की आवाज आई कि जनाब अब दिफाई आप जो बजट है उसके ऊपर मजीद कटौती करें। आप जो है वो, क्योंकि कश्मीर के ऊपर मामला वहां हल कर चुके हैं, इसलिए कश्मीर के ऊपर आपको जो है वो इंडिया के साथ आपका अब वहां लेना। ये बड़ी अहम बात आपने बताई है कि इसका भी जिक्र हुआ कि कश्मीर पर आप मामला हल कर चुके हैं, मतलब अब वो कोई तनाजा नहीं रहा है। ये IMF की जानिब से शर्त रखी गई? ये बिल्कुल नहीं, शर्त नहीं है। उन्होंने बताया है कि आपके वहां तनाजा कोई नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो 2 लाख फौज अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर 2642 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है, उसको आपका, क्योंकि अब अमेरिका वहां से जा चुका है, वहां से इत्तेहादी फौजें जा चुकी हैं, इसलिए आप अपनी फौज को वहां से कम करें। आपने ये देखा कि कैसे तारें काट के ले गए, तारें क्यों कैसे काट के ले गए? अगर वहां चौकीदार मौजूद था तो तारें कैसे कट गई? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बहुत बड़ी गेम हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत को जो होश के नाखून लेने चाहिए और अवाम को भी जगाने की जरूरत है। यकीनन आपने बड़ी अहम इंकशाफात किए हैं और हुकूमत को और हमारे जो कौमी इदारे हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी बड़ी गहरी नजर है इस पर कि क्या हो रहा है, शौकत तरीन साहब क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या शराइत लिखी जा रही हैं? देखें, शौकत तरीन साहब तो अभी हलफ उठा के मेरे ख्याल में कल जो है वो जो बजट पेश करने वाले हैं, वो मेरा ख्याल है कि कौम की चीखें निकाल के रख देगा। पहले ही चीखें निकल चुकी हैं, अब तो मेरे ख्याल में आहें निकलने वाली हैं, अभी तो सिसकियां निकलने वाली हैं, चीखें तो दूर की बात है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक मकसद के तहत आए और इन्होंने नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद को नुकसान पहुंचाया। क्या 5 अगस्त 2019 को जोग्राफिया आपका तब्दील नहीं हुआ? क्या आपका नजरिया जो है वो आज इसराइल के साथ गुफ्तगू की करने की कोशिश की जा रही है? आपका डॉलर 180 रुपए का हो गया है हजूर। आप ओपन मार्केट और जो दुबई वगैरह है वहां पाकिस्तान का रुपया जो है वो तकरीबन 187 रुपए का पाकिस्तान रुपए टू डॉलर है। सही। तो आप 200 रुपए पे जब लेके जाएंगे डॉलर को, और जो आपने उनके साथ वादा किया हुआ है कि डॉलर को स्टेबल करेंगे और डॉलर का रेट ऊपर बढ़ाएंगे, ये वो सारी चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रही हैं जहां कहा जाएगा इसराइल से दोस्ती करो, इसके बदले में तुम्हें चंद टके दे दिए जाएंगे। अच्छा। तुम्हें इसराइल को कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो आर्टिकल 295C खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो ये न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने दिफा जो है वो खत्म करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में कि आप जो है वो जब क्या वो कहते हैं कि जी हमियत गई, हमियत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। बिल्कुल सही। मसला यह है कि जब आप बेआबरू हो जाएंगे और जब आपके हाथ कट जाएंगे, आपके दिफाई साजो सामान कट जाएगा, और आपने देखा कि किस तरीके से इदारों के खिलाफ नफरत जो है वो पैदा की जा रही है। अब्दुल्ला मिदगल साहब, अफगानिस्तान से ज्यादा फिर हमें अपने मुल्क की फिक्र करने की जरूरत है। ये बड़ी आपने अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो अवाम के सामने रखी है। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान के अंदर तो क्या ये रियलिटी नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर, आप भी माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, आप नहीं जानते कि अफगानिस्तान में अमन आ गया? जी जी बिल्कुल। अमन तो आ गया।
हाँ, सिर्फ ये है कि उन्होंने जो जबरदस्ती उनके 9.5 बिलियन डॉलर जो है वो दबा लिए हैं धौंस धांधली से, अपनी हजीमत और अपनी शिकस्त को बचाने के लिए। अब उन्होंने और कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं जी कुमार पे बस न चला और गदिया के कान न मेटे। उन्होंने मैदान जंग में जूते खाने के बाद अब जो है वो कहते हैं कि जनाब इनका डॉलर रोक लो, क्योंकि ओ भाई डॉलर तुम्हारे डॉलर है ही नहीं वो। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, हम एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मिनी बजट का IMF के असर रसूख और इसका जो चुंगल है और पाकिस्तान को जो ऑक्टोपस की तरह जकड़ा जा रहा है, इस पर आपसे मजीद कीमती आराबी आपकी हम लेंगे और आवाम तक हकायक भी पहुँचाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिनी बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। शौकत तरीन साहब जो कि पहले मुशीर की हैसियत रखते थे, अब वज़ीर की हैसियत से मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं और IMF से उन्होंने एक और कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, जिस पर हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से कि जो दुबई में मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला तो आप हल कर चुके, अब वहाँ पर आपको दिफाई बजट भी कम करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर, अफगानिस्तान में जो कि अमन कायम हो गया है, वहाँ पर आपको इतनी बड़ी फौज रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले ही गवर्नर स्टेट बैंक आपकी कौमी असम्बली को जवाब दे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे नहीं है। हुकूमत जो है ऑर्डिनेंस के जरिए से ये तमाम के तमाम इख्तियारात गवर्नर स्टेट बैंक को दे चुके हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? रजा बाकर साहब, वो भी बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं और वो भी उन इदारों में काम करते रहे हैं जो कि यहूदो निसारा के कंट्रोल में हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त अमली तौर पर यहूदियों के कब्जे में जा चुकी है। इमरान खान साहब नारे और दावे तो बहुत लगाया करते थे और किया करते थे, लेकिन अमल जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है, 180 डिग्री के ऊपर है और इसका जो है वो पूरी कौम को सोचना चाहिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बड़ी हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि नजरियाती तौर पर भी हमारे ऊपर वार हो रहा है और पूरी कौम को सिर्फ रोटी के पीछे लगा दिया गया है, महंगाई के पीछे लगा दिया गया है और हम IMF के चुंगल में फंस गए हैं। IMF की शराइत मार रहे हैं। $1 अरब के लिए आप और मैं, हम सबको गिरवी रख दिया गया, पूरा मुल्क जो है वो IMF के पास गिरवी रख दिया गया। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन की आंखें खोलिएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है और IMF किस तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे इदारों को, हमारे दिफा को और तरह से झगड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी, सीधी सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 48 ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की नाम नेहाद जंग लड़ रहे थे, वो जंग में खुद फेल हो गए और उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और सिर्फ 2.23 ट्रिलियन डॉलर तो जो है वो करप्शन की नजर हो गया। अब पाकिस्तान दूसरी तरफ मुट्ठी भर वसाइल के साथ, पाकिस्तान में वो जंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने साबित किया कि हम किसी भी दुनिया की फौज से सुपीरियर फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इतने महदूद वसाइल के साथ, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फिस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज। अब मसला यह है कि आपने ये तो करके दिखा दिया, उन्होंने लोगों के, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जिससे अवाम के दिलों में दूरियां पैदा हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको याद है कि फाटा का ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम पे भारत की तरफ से जो है वो धमकी आई, तो सुलेमान खेल कबाइल ने कहा कि हम बाद में आपस में मामलात करेंगे, लेकिन पहले हम अफवाजे से, पाकिस्तान से पहले सरहद के ऊपर हम खड़े होंगे और हम पहली गोली खाएंगे। ये जज्बा देख के वो लोग डर गए। उन्होंने कहा कि जी ये तो पाकिस्तानी कौम तो एक अजीब कौम है। नतीजा ये निकला कि अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को IMF के जरिए जकड़ के, पैसे के जरिए जकड़ के, डॉलर के जरिए जकड़ के, आपको याद होगा कि ये पहले भी बात हुई थी कि $100 बिलियन दे दो और न्यूक्लियर ले लो। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं जी। लेकिन आप जरा याद करें कि ये मेमो गेट स्कैंडल था क्या? एग्जैक्टली क्या मेमो गेट स्कैंडल यही नहीं था कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि आओ जनाब हमारी फौज के ऊपर हमला करो और हमारा न्यूक्लियर ले लो और बदले में हमें जो है वो इतने पैसे अदा कर दो। जी मैं नाम ले लेता हूँ, उस वक्त के सदर ममलिकत जरदारी से आर्टिकल भी लिखा गया था, फिर उस वक्त के जो सफीर थे हुसैन हकानी साहब, उनका जो किरदार है वो सबके सामने। क्या हुसैन हकानी उस टाइम पे जब वो पाकिस्तान के सफीर थे तो उस टाइम पे ये बताइए कि हुसैन हकानी जो थे वो हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप
यकीनन जी। हडसन इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ था सेलो ऑन लीव, यानी कि Exactly. छुट्टी के ऊपर है मौजूद, और वो पाकिस्तान के सफीर मोहतरम का किरदार अदा कर रहे थे। कमाल नहीं हो गया? तो मुझे बताएं मेमो गेट स्कैंडल हुआ क्या था? मेमो गेट का वो जो बंदा था हुसैन हक्कानी, जो गद्दार पाकिस्तान है, वो कहाँ ठहरा था? वो किसने घर में ठहराया था? किस बड़े घर में वो ठहरा था? सही। निकाले ना मेमो गेट स्कैंडल, क्यों नहीं निकाला जाता? क्या हो गया? पूरी कौम के ऊपर इतना बड़ा हमला। और उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिया था मेमो गेट स्कैंडल पे, आपको याद होगा? उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ जो है इन यूनिफॉर्म चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे। जी जी बिल्कुल तो ऐसा फिर ही है। अब आप अभी भी अगर आपकी कौम नहीं समझती तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? लेकिन कौम को तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनको महंगाई का रोना और राग अलापने की तरफ लगा दिया गया है। हर शख्स जो है वो रो रहा है। कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, गैस महंगी कर दी जाती है। अवाम को तो इस तरफ लगा दिया गया है और करने का काम ये है कि अवाम को नजरियाती तौर पर मजबूत किया जाए। लेकिन ये कहा जाता रहा इमरान खान साहब की जानिब से कि हम जो है वो कशकोल तोड़ देंगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, IMF के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तानियों से अपील करेंगे और हमारे अंदर इतनी सलाहियत है और मैं पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा। लेकिन आज 3 साल हो गए हैं, आज तक हमने ये नहीं देखा कि 1 रुपया भी कि बैरून मुल्क से वतन वापस लेने में कामयाब हुए हों इमरान खान साहब। आप उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्या IMF के पास जाना ही वाहिद ऑप्शन था और अब जब हम चले गए हैं तो उनकी शरायत में, उनकी डिक्टेशन में आ गए हैं, उनके चुंगल में फंस गए हैं, इससे हम निकल कैसे सकते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? देखें, पहली बात यह है कि निकलना जो है, अब हम जा रहे हैं एक रेवोल्यूशनरी कंडीशन की तरफ। और पाकिस्तान को मैं आज खुल के बात करूंगा, मैं बहुत तंग आ चुका हूं। और हमारी कौम जो है वो इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी कि कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। गर्मियों में कहते हैं AC ना चलाओ, सर्दियों में कहते हैं हीटर ना चलाओ। भाई क्या कर रहे हो? हमारा मुल्क अलग का शुक्र है, इसके अंदर हम खुराक में खुद कफील हैं, लेकिन हमारा नाश करके रख दिया। आप मुझे बताएं, मैं आपको दिल के ऊपर हाथ रख के बताता हूँ, क्या ये तरीका? आप मुझे बताएं, इस 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर गवर्नेंस, ये क्या गवर्नेंस का तरीका होता है? क्या ये लक्षण गवर्नेंस के हैं? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है जानबूझ के नहीं किया जा रहा। आप मुझे ये बताएं, सेहत कार्ड के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल होना चाहिए। सेहत कार्ड के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा, ये पाकिस्तान के पैसों से है, ये आपके मेरे और ये जो हमारे नाजरीन है इनके टैक्स पेयर मनी से है, गरीबों के टैक्स पेयर मनी से है। आज मैं कहता हूँ मजदूर भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है दुनिया में। हर प्रोडक्ट पर टैक्स दे रहे हैं सर। आप अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें वो कहता है कि खित्ते का सबसे महंगा तरीन मुल्क है पाकिस्तान। कि करप्शन के अंदर पीछे से पहले, और हुकूमत ये कहती है कि महंगाई जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कम है और मिसालें दी जाती है लंदन की, लेकिन वहां ये नहीं बताया जाता कि वहां पर हर बंदे की जो इनकम है वो कितनी है और पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर हालात किस कदर डिफिकल्ट हैं। अब फवाद चौधरी साहब का ही बयान ले लें, जो कह रहे हैं कि अवाम जो है वो भूल जाएं कि गैस अब उनके घरों में आया करेगी, उन्हें तो अपने सिलेंडर लेने पड़ेंगे। तो जब इस तरह की बातें होंगी, अवाम को मायूसियों के एक दलदल में धकेल दिया गया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्लीज देखिए ना, जिनके घर पहले ATM चलाते होंगे, उनके घर का किचन बाद में सरकारें हुकूमत चलाती है, उनके घर का किचन, तो उनके लिए तो हर चीज सस्ती है। उनके लिए तो हर चीज सस्ती है। बिल्कुल सही। करे ना जी रियासत मदीना का तरीका, फिर मजदूर की तनख्वाह जो है वही वजीर आजम की तनख्वाह होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ अवाम की जानिब से रद्दअमल सामने आया है, क्या आप समझते हैं कि वो एक लिटमस टेस्ट इसे कह सकते हैं कि वो आने वाले वक्त के लिए नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए मौजूदा हुक्मरानों को? देखें, अगर वो पढ़ेंगे तो बात है, लेकिन मैंने आपसे कहा ये गवर्नेंस करने ही नहीं आए, ये डिलीवर करने आए हैं। ये एक एजेंडा है जिसको अनफोल्ड होना है, आपके सामने आएगा अभी। आपको आना शुरू हो गया, आपको नजर आना शुरू हो गया। क्या पाकिस्तान की सालमियत का कभी कोई माई का लाल था जो माजी के अंदर कश्मीर का इतना से सौदा हो जाता? कोई माई की लाल की हिम्मत थी? मतलब 70 साल से जो लोग थे वो जाहिल थे सारे। उन्होंने जो काम किया, मतलब आज तक नहीं हुआ जनाब, हमने कर डाला। फाटा के ऊपर आपने देख लिया, इंजमाम के फाटा के लोग खड़े हो गए, आज इलेक्शन नहीं होने दिया उन्होंने वहां। बिल्कुल सही। आप कहते हैं जी वो फाटा इंजमाम जो है हमने कर डाला।
آپ جو ہے وہ لوگوں کی کشمیر کے اوپر آپ نے دکھا دی. آج عبداللہ میدگل صاحب حکومت جو کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا کردار بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں؟ کیا ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو اربوں خربوں روپے کی اور پھر ڈالرز میں یہ رقم بھی چلی جاتی ہے، جو بیرون ملک اثاثے ہیں، یہ سارے کے سارے الزامات ہیں، پاکستان جو ہے وہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ کسر جو ہے وہ ان سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے اور بہت سارے لوگوں نے نہیں چھوڑی ہے. گدھ کی طرح جو ہے وہ نوچ رہے ہیں پاکستان کو، لیکن الحمدللہ پاکستان ابھی بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور میں بھی بہت جو ہے پر امید ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ نے باتیں ابھی کہی ہیں، کیا ماضی کے حکمران اسی وجہ سے لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیے تھے کیونکہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو مایوس کیا تھا اور انہوں نے کرپشن کے انبار لگا دیے تھے؟ اور کیا آج کے حکمرانوں میں کوئی فرق ہے؟ یعنی کہ ماضی اور موجودہ ایک ہی یہ تصویر کے دو رخ ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. جس ملک کا نظام معیشت غیر ملکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جس ملک کے اندر نظام میں انصاف نہ رہے، لوگوں کو عام آدمی کے لیے انصاف نہ ہو، غریب کے لیے اور امیر کے لیے تقاضے فرق ہوں، اور اسی طریقے سے جس ملک کے اندر آپ جو ہے وہ نظام گورننس ختم ہو جائے، جس میں سیاست پہ سے اعتبار ختم ہو جائے، جس پہ سے حکومت پہ سے اعتبار ختم ہو جائے، آپ اور جس میں تمام ادارے ماں سوائے افواج پاکستان جس کو پوری کوشش کی جا رہی ہے تباہ و برباد کرنے کی، وہ رہ جائے، ایسا ہو تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ریولوشن آتا ہے. یہ سسٹم کو اٹھا کے پھینکنا پڑے گا. ہم پاکستان اور یہ سسٹم اب اکٹھے نہیں چلنا چاہیے. یہ پاکستان اور اس سسٹم میں سے ایک کو موت آنی ہے اور وہ اس سسٹم کی ہوگی. پاکستان سدا سلامت رہے گا. تو کیسا سسٹم آئے گا عبداللہ میدگل صاحب؟ جس ریولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ عوام کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ لاوا پک رہا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا اور پھر سسٹم کو ہے وہ چینج کر دیں گے، اور یہ جو فرسودہ نظام ہے اس کی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا؟ اگر اسلامی نظام آئے گا تو کون اس کو لیڈ کرے گا اس انقلاب کو؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کا آئین بڑا واضح کہتا ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا. اور آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوگا. کیا آج ہے؟ بالکل نہیں. آج کل تو امریکہ کے زیر اثر ہے نا. ہم نے اللہ کو بھی بلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو بھی بلا دیا، اور ان کی زندگی کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے سٹڈی نہیں کیا، امپلیمنٹ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی گئی اس نظام کو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اللہ کا نظام جو ہے وہ اللہ کی زمین پر لاگو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوششیں نہیں کی جاتی. ہم تو امریکہ کا اور یہودیوں کا اور نصارہ کا نظام جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ روزانہ اگر ان دو آرٹیکل جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو کیا یہ آئین توڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا روزانہ آئین نہیں توڑا جا رہا؟ تو پھر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ مسئلہ یہ ہے کہ غریب عوام سے پوچھیں، وہ روٹی چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، امن چاہتی ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں آئے گا، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی کبھی بھی نہیں آئے گی. سجیشنز کیا ہیں عبداللہ میدگل صاحب آنے والے دنوں کی طرف سے؟ میری پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ تمام نظام جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں. ایکچولی یہ سسٹم مر چکا ہے، لیکن ہم ابھی تک اس کی ریئلائزیشن جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سسٹم بدبودار لاش اب سڑنے لگ گئی ہے. اب اس کی گلنے کی بدبو دور تک محسوس ہو رہی ہے. اب دیکھیں افغانستان کو، آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں ایک نظریہ جیتا ہے. یہ کیا فوج جیتی آپ کے خیال میں؟ کیا امریکہ کی فوج آج بھی دنیا کی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ دنیا کو نیست و نابود کر سکتی ہے؟ بالکل 5,500 سے زیادہ ایٹم بم ہے ان کے پاس سر. جی آج نظریہ جیتا ہے یہ، اور اگر وہ نظریہ وہاں جیتا ہے، عام آدمی کے لیے انصاف آ رہا ہے، وہاں کرے نا کوئی بچوں کو اغوا، انہوں نے ٹنگا کے نہیں رکھ دیا. وہاں عورتوں کو ہاتھ لگائے، انہوں نے ٹنگا کے نہیں رکھ دیا. انہوں نے وہ جو ان کو پکڑ کے وہ لٹکا کے وہ مارا. تو ابھی دیکھیں وہاں امن آ گیا لوگوں کو، اور وہاں کیا کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جتنے بھی وہاں ان کے وزیر ہیں اور جو ان کے دوسرے لوگ ہیں
وہ اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب. وقت کی کمی ہے. گفتگو ہم نے تفصیلاً کی عبداللہ حمید گل صاحب سے اور بڑی اہم گفتگو انہوں نے فرمائی. یقیناً پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اور اس میں اب تمام متعلقہ اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس سمت میں موجودہ حکمران لے کر جا رہے ہیں. آئی ایف کے چنگل میں پاکستان کی معیشت پھنس چکی ہے. پاکستان جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ مزید معاشی مشکلات کا شکار کیا جا سکتا ہے یہود و نصارہ کی جانب سے. اس پر بڑے غور سے حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر یہود و نصارہ کے کنٹرول میں جا چکے ہیں. پاکستان کی معیشت کو ان کے کنٹرول میں دیا جا چکا ہے. ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں. یہ عبداللہ حمید گل صاحب کا یہ کہنا تھا. پاکستان کو افغانستان کی بھی فکر کرنی چاہیے لیکن افغانستان سے زیادہ اپنے ملک کی اور اپنے دفاع کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہود و نصارہ اس وقت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور مسلسل ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے لیے سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں. ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان کا حامی ناصر ہو. احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.